नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनकही दास्तान में। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। खैर, आज की जो कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। उनका नाम है सुभाष। सुभाष शिमला के करीब ही एक कस्बे के रहने वाले हैं और सुभाष बताते हैं कि सर्दियों की वो रात जब भी आज वो याद करते हैं तो उसे याद करके उनकी कैफियत बड़ी अजीब हो जाती है। उस रात ठंड सिर्फ हवा में नहीं बल्कि उस घर की दीवार में भी उतर गई थी। सुभाष बताते हैं ये उन दिनों की बात है जब वो कॉलेज में थे। सुभाष कहते हैं मेरा कॉलेज संजौली में था और मैं मशोबरा के पास पहाड़ी के एक रेंटेड हाउस में रहता था। डिस्टेंस ज्यादा था, डेली अप डाउन एग्जॉस्टिंग तो होता था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कन्वीनियंस और बजट की भी जो कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो अक्सर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी और थोड़ी मजबूरी दोनों का मिक्सचर होता है। वो घर नॉर्मल प्लेन्स वाला घर नहीं था, टिपिकल पहाड़ी घर था, 3-4 फ्लोर्स का। सुभाष कहते हैं कि एग्जैक्ट काउंट उन्हें याद नहीं क्योंकि वो अपनी धुन में रहने वाले थे और चूंकि जो अपने धुन में रहता है वो इन चीजों का ख्याल कहाँ ही करता है। पर इतना जरूर याद है कि उस घर का ग्राउंड फ्लोर हमेशा बंद रहता था। कभी पूछा नहीं क्यों, बस एक अजम्पशन बन गया कि शायद वो ग्राउंड फ्लोर किसी स्टोरेज की वजह से ऑक्यूपाइड होगा या कोई स्ट्रक्चरल इशू की वजह से बंद रहता होगा। खैर, सुभाष रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे और वो एक 2 BHK सेटअप था। क्योंकि उस 2 BHK में रहने वाले सिर्फ 2 लोग थे तो ऐसे में अमूमन उस फ्लैट का एक कमरा अनयूज्ड ही रहता था। उसका कभी प्रॉपर यूज हुआ ही नहीं, ना उसमें कोई फर्नीचर था ना डेली यूज का कोई सामान था। बस एक साइलेंट अनयूज सा स्पेस था जो ऑफिशियली घर का हिस्सा तो था पर उस घर में रहने वालों की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। घर जो था एक हिल स्लोप पर बना हुआ था, जैसा शिमला मशोबरा बेल्ट में अमूमन होता है। एक साइड से एंट्रेंस लगता नॉर्मल था पर दूसरी साइड से देखो तो ऐसा लगता था कि घर जैसे आधा जमीन में है और आधा हवा में लटका है। नीचे वाली तरफ जंगल और स्लोप था और आसपास पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी कम थी। बस 1-2 नेबर थे, उसमें एक अंकल की फैमिली थी। उसके अलावा पूरा एरिया शाम के बाद एकदम सुनसान हो जाता था। घर के विंडोज का अपना अलग कैरेक्टर था। एक विंडो सीधा सनराइज वाली डायरेक्शन में था, बिल्कुल बेड के पास, जहां सोते वक्त सुबह सुबह की पहली रोशनी सीधा फेस पर पड़ती थी। दूसरा विंडो उसके राइट साइड में था जो कंपैरेटिवली बंद रहा करता था और अक्सर कर्टन से ढका होता था क्योंकि रात को वहां से बाहर का व्यू ज्यादा विजिबल हो जाता था और व्यू कंफर्टेबल नहीं था। खैर, शुरुआत में सब नॉर्मल था। घर बस एक रेंटेड प्लेस जैसा ही लगा, थोड़ा रिमोट, थोड़ा क्वाइट और अपनी मौज में रहने वाला। पर पहाड़ों में साइलेंस कभी कभी नॉर्मल नहीं होती, उस साइलेंस में परतें होती हैं। नीचे जंगल, ऊपर हवा और बीच में एक ऐसा खालीपन जिसको शब्दों में ढालना मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार जब अंधेरा होता था तो घर का ज्यादा हिस्सा खाली खाली लगता था, स्पेशली वो अनयूज्ड कमरा जो दिन में तो इग्नोर हो जाता था पर रात को जैसे तैसे अपनी प्रेजेंस फील कराने लगता था अपनी खामोशी से। उस घर में सुभाष और उनके रूम पार्टनर हुआ करते थे। उनके रूम पार्टनर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे और वो मैरिड थे। रूटीन सिंपल था, कॉलेज से फिर वापस घर, फिर थक कर खाना पीना और फिर सो जाना। फिर इसी बीच एक दिन उनके रूममेट के साले साहब का आगमन हुआ एक टेम्पररी स्टे के लिए। साले साहब जो थे वो काम की तलाश में आए थे और इस इरादे से वहां रह रहे थे कि वहां रहकर काम खोजेंगे और अपना काम खोज के अपने अगली मंजिल के जानिब वहां से चल पड़ेंगे। उनके साले साहब के आने से एक थोड़ी सहूलियत ये भी हो गई थी कि साले साहब अक्सर खाना वाना बना दिया करते थे और चूंकि साले साहब काफी एडजस्टिंग स्वभाव के व्यक्ति थे तो ऐसे में उन्हें सुभाष जी से घुलने मिलने में कोई बहुत दिक्कत हुई नहीं। और फिर आए
सर्दियों के दिन, पर मशोबरा की सर्दियां धीरे धीरे ही अपना असर दिखाती हैं। फॉग, ठंडी हवा और आइसोलेशन मिलके एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां नॉर्मल चीज भी थोड़ी एबनॉर्मल लगती हैं। एक रात कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात सुभाष और उनके रूममेट थोड़ा लेट हो गए। रात की आखिरी बस पकड़कर वो घर की तरफ बढ़े। जैसा कि अमूमन माहौल होता है, मोहल्ले में पूरा सुनसान था, आसपास कोई था नहीं, ना लाइट ना मूवमेंट, बस जंगल की डार्कनेस और हवा की आवाज। जब सुभाष और उनके रूममेट घर पहुंचे तो उन्हें उस दिन थोड़ा सा अजीब लगा। हालांकि इस वक्त तक खामोशी हो जाया करती थी और उस खामोशी के वो आदी भी हो चुके थे, लेकिन उस दिन की खामोशी थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि जो पर्दे अक्सर बंद रहते थे उस रात वो पर्दे खुले हुए थे। आधे नहीं बल्कि पूरे, ऐसा जैसे जल्दी जल्दी में किसी ने खींच के उन पर्दों को खोला हो। सुभाष जी ने बड़े कैजुअली अपने रूममेट के साले साहब से पूछा, भाई तुमने ये पर्दे क्यों खोल दिए? तो उनके साले साहब ने बड़े नॉर्मल टोन में जवाब दिया, भाई बस हवा के लिए, थोड़ा हवा आएगी तो रूम फ्रेश लगने लगेगा। उस वक्त सुभाष ने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। ठंड, थकान और नींद के चक्कर में उन्होंने कई चीजें इग्नोर कर दी। खैर, सुभाष जी और उनके रूममेट फ्रेश हुए और खाना खाने बैठ गए। खाना खाते खाते नॉर्मल वही बातें चल रही थी, कॉलेज की, काम की, वही सब बातें। तभी कॉन्वर्सेशन जो थी एक अलग दिशा में मुड़ गई। उनके साले साहब ने सुभाष से पूछा, भाई यहाँ पड़ोस में कोई लड़की वड़की रहती है क्या? एक सेकंड के लिए सुभाष जी और उनके रूममेट एक दूसरे को देखने लगे। सुभाष जी ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, नहीं, यहाँ तो आसपास कोई नहीं रहता, बस कोई है तो वो अंकल जी हैं और उनकी फैमिली है। पर जो उनके साले साहब थे उनके रूममेट के, वो अपनी बात पे टिके हुए थे। नहीं भाई, मैंने तो एक लड़की को देखा है, लाइट ब्लू कलर की सलवार कमीज में एक लड़की बार बार इधर उधर आ जा रही थी, और जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे वो वही डायरेक्शन था जहां पर उनके घर का अनयूज्ड वाला कमरा था। पहले लगा शायद कोई इल्यूजन वगैरह होगा, क्योंकि पहाड़ों में लाइट और शैडो का गेम कभी कभी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसी बीच सुभाष की बात और उनके साले साहब की बातें सुनकर सुभाष जी के रूममेट हंस दिए। भाई, ठंड में कभी कभी दिमाग थोड़ा ट्रिक्स तो खेल ही लेता है। पर जो उनके रूममेट के साले साहब थे वो अपनी बात पे टिके हुए थे। वो बार बार कह रहे थे, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने सच में देखा है, और एक दो बार नहीं 3-4 बार देखा है। वो लाइट ब्लू सलवार कमीज वाली लड़की उस खाली रूम के आसपास से आ जा रही थी। खैर, उस वक्त तो सुभाष जी और उनके रूममेट ने इस बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसे हंसी मजाक में उड़ाते हुए सोने चले गए। खैर, अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने पाया कि जो उनके साले साहब हैं रूममेट के, वो बड़ी खामोशी से अपना सामान पैक कर रहे हैं। हड़बड़ाकर सुभाष जी ने पूछा कि क्या हुआ भाई? पहले तो उनके साले साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोले, भाई मैं यहां नहीं रह सकता, प्लीज अब मुझे जाना है यहां से। ये कहकर बड़ी हड़बड़ी में उन्होंने अपना सामान पैक किया और ना किसी एक्सप्लेनेशन ना कोई आर्गुमेंट किए वहां से अपना सामान उठाकर चले गए। हालांकि उनके जाने के बाद चीजें सामान्य से रहीं और धीरे धीरे सुभाष जी और उनके जो रूममेट थे वो अपनी दिनचर्या में रम गए। समय अपनी गति से बीतता चला गया। कुछ महीनों बाद सर्दियां खत्म हुईं और गर्मियों का आगमन हुआ। फिर आई वो रात जिसे सुभाष आज याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस पूरे दिन में सुभाष
अपने किसी कॉलेज प्रोजेक्ट में व्यस्त थे और उस व्यस्तता की वजह से उन्हें काफ़ी थकान हो गई थी। तो काफ़ी थकी हुई हालत में सुभाष अपने रूम पर लौटे। रूम पर लौटकर उन्होंने खाना बनाया और थोड़ा बहुत काम निपटाकर बेड पर लेट गए। चूँकि थकान इतनी अधिक थी कि बेड पर लेटते ही उनकी आंख लग गई, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब नींद की आगोश में फिसल गए। वहीं दूसरी तरफ उनके रूममेट अंकुश अपनी पत्नी के साथ फोन पर व्यस्त थे। मशोबरा की गर्मियां भी वैसी ही हैं जैसी अमूमन कहीं की भी गर्मी होती है। जैसा कि गर्मियों में अमूमन होता है कि हवा कई बार रुक सी जाती है, तो वहां भी उस दिन कुछ वैसी ही हालत थी। अब चूंकि जो सुभाष जी का रूम था वो रोड से काफी नीचे की ओर था और घर थोड़ा गहराई में होने की वजह से कई बार ऐसा होता था कि वहां पे गर्म हवा ट्रैप हो जाया करती थी और इसी गर्म हवा के ट्रैप होने के कारण कई बार एक सफोकेशन की स्थिति बन जाती थी। खैर, सफोकेशन को दूर करने के लिए अंकुश उठे और अंकुश ने त्वरित रूप से रूम की सारी खिड़कियां खोल दी। अब अंकुश जो है वो सुभाष जी के रूममेट हैं। मैं पहले शायद अंकुश जी का नाम बताना भूल गया था, तो थोड़ा सा अब मैं अंकुश जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो जो सुभाष जी के रूममेट थे उनका नाम था अंकुश। अब सुई आगे बढ़ी घड़ी की और वक्त आया करीब 12:30 के आसपास का। अचानक एक जोर की आवाज हुई। रूम की सारी खिड़कियां एक साथ इतनी जोर से बंद हुई जैसे मानो बाहर आंधी चल रही हो। सुभाष की नींद एकदम से खुल गई और गुस्से में भरते हुए उन्होंने अंकुश से कहा, भाई खिड़कियां बंद करनी थी तो थोड़ा आराम से कर देता, यार डिस्टर्ब हो गया मैं, यार क्या कर रहा है तू। अंकुश चुप होकर एकटक सुभाष की ओर देखने लगे और धीरे से बोले, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी फोन पर बिजी हूं। यह बात सुनकर सुभाष के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि सच में अगर अंकुश ने ही खिड़कियां बंद की होती तो सारी खिड़कियां एक साथ बंद होती और सबसे बड़ी बात, बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। कुछ देर तक अंकुश और सुभाष दोनों चुपचाप अपने पलंग पे बैठे रहे। फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए सुभाष अंकुश से बोले, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। और ये कहकर दोनों ने हाथ में टॉर्च को उठाया और बाहर निकल गए टहलने के लिए, ताकि थोड़ा मन को बहलाया जा सके। खैर, बाहर निकले, पूरा इलाका सुनसान था, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना पेड़ों की आवाज और ना पत्तों की हरकत। नीचे खेत भी बिल्कुल शांत पड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात की जो घटना थी अंकुश और सुभाष ने अपने भीतर ही जज्ब कर ली, क्योंकि अभी कॉलेज खत्म होने में करीब 2 साल के आसपास का वक्त बचा था और ऐसे में रूम चेंज करने की बात घर वालों से करना बेमानी था, क्योंकि ऑलरेडी इस रूम को लेने में काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो रूम था ये काफ़ी बजट फ्रेंडली था अंकुश और सुभाष के लिए। खैर, काफ़ी देर टहलने के बाद जब अंत में कोई उनके पास विकल्प नहीं बचा तो सुभाष और अंकुश दोनों रूम पर लौट आए। रूम पर लौटकर दोनों ने खिड़कियां बंद की, पर्दे लगाए और रात भर बस बातें करते रहे। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 4-5 बज गए। डर की वजह से नींद तो आई नहीं, पर जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई थोड़ा सुकून आया और सुकून के आगमन के साथ दोनों की आंख लग गई। इस घटना को भूलकर फिर सुभाष और अंकुश दोनों आगे बढ़ गए और अपनी जिंदगियों में रम गए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक चीज और हुई और इस बार सुभाष रूम में अकेले थे। इत्तेफाक से उस दिन अंकुश के बेटे का पहला बर्थडे था और सुभाष के एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसलिए उस दिन उनके कॉलेज की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई। ऐसे में सुभाष रूम पर लौटे, थोड़ी देर सोकर उठे और फिर खाना बनाने के काम में व्यस्त हो गए। 6 बजे तक खाना वाना बनाने का काम निपटाकर अपने बेडरूम में आए और अपने एग्जाम की तैयारियां करने लग गए। एग्जाम्स की तैयारियां करते करते उन्होंने गौर किया कि रात के करीब 8 बजे का वक्त हो चुका है और अंकुश का ना कोई कॉल आया ना कोई मैसेज। सुभाष को थोड़ा गुस्सा आने लगा।
फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार अंकुश से कॉल करके पूछ लिया जाए कि आखिर वो कहाँ रह गए हैं। खैर सुभाष ने अंकुश को कॉल लगाया और जैसे ही अंकुश ने कॉल उठाया, इससे पहले कि सुभाष उनसे कुछ कह पाते, अंकुश सामने से खुद ही बोल पड़े, भाई सॉरी यार, मैं तुझे बताना भूल गया। एक्चुअली ना आज मेरे बेटे का पहला बर्थडे है, तो ऐसे में मुझे थोड़ा ज़रूरी घर आना पड़ गया। सॉरी भाई, सॉरी यार, मैं तुझे बताना भूल गया था। ये सुनने की देर थी कि सुभाष गुस्से से फट पड़े। सुभाष बोले, ये बताने का टाइम है यार, अगर पहले बता देता तो मैं भी घर चला जाता, अब बता के क्या फायदा यार। और इसी बीच अंकुश और सुभाष में थोड़ी सी बहस भी हुई। खैर थक हार के सुभाष ने फोन पटक दिया और अब रूम में वो सिर्फ अकेले ही थे। अब धीरे धीरे वो सारी पुरानी बातें उनके दिमाग में एक एक करके घूमने लगी, पर जैसे तैसे सुभाष खुद को नॉर्मल करके रखे हुए थे। इसके बाद सुभाष ने खाना खाया, लाइट्स ऑफ की और सोने चले गए। और फिर इसके बाद उस रात जो हुआ वो आज तक उनके मन में बुरी तरह गुथा हुआ है। सुभाष का जो रूम था उसमें 2 बेड थे और उन दोनों बेड्स को उन्होंने आपस में जोड़ के रखा हुआ था। सुभाष जी की जो साइड थी वो फिक्स थी, वो अक्सर दीवार वाली साइड ही सोते थे और उनके बेड और दीवार के बीच में एक हल्का सा गैप भी था। सोते हुए नींद में अचानक उन्हें फील हुआ कि जैसे उनके पीछे कोई लेटा हो और धीरे धीरे उन्हें आगे की तरफ धक्का दे रहा हो। पहले तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और थोड़ा खुद को समझाने की कोशिश की सबकॉन्शियसली कि हो सकता है कि अंकुश भाई हो। फिर धक्का थोड़ा और तेज होने लगा। वो नींद में ही थोड़ा गुस्से में बोले, ये अंकुश भाई क्या कर रहे हो यार, अपनी साइड सो जाओ, मैं गिर जाऊंगा नीचे। इसके बाद अचानक एक जोर का धक्का और लगा और सुभाष की आंख खुल गई। आंख खुलते ही सुभाष के ऊपर मानो एक बिजली सी गिरी। सुभाष को रियलाइज हुआ कि वो तो रूम में अकेले ही हैं, क्योंकि अंकुश तो अपने घर गए हैं। अब ये बात उनके दिमाग में आने की देर थी कि सुभाष का खून जम गया जैसे। तुरंत उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि रूम में अंधेरा था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं। बार बार वो बेचैनी में अपना फोन खोजने की कोशिश कर रहे थे। खैर जैसे तैसे हाथ मारते मारते उनका स्विच पे हाथ गया और लाइट रूम की जल गई। इसी बीच रूम में लड़खड़ाते हुए उनके पैरों में चोट भी लग गई, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को सामान्य किया और जैसे ही लाइट्स ऑन हुई वो सीधा बेड पर बैठ गए। क्योंकि उस रात जो उन्हें फील हुआ वो सपना नहीं था, क्योंकि जो वो टच था वो बहुत ही शक्तिशाली था और इतना शक्तिशाली टच सपना नहीं हो सकता। ये वैसा ही था जैसा अक्सर अंकुश उनको गहरी नींद में पुश कर दिया करते थे। खैर उस रात जैसे तैसे फिर सुभाष ने रात काटी। अब नींद तो भला कहां आनी थी। सुबह होते ही सबसे पहले वो एक पास के चर्च में गए। वहां उस चर्च में उनके एक दोस्त हुआ करते थे। क्योंकि वो जो सज्जन थे उस चर्च में वो काफी अच्छे गिटारिस्ट थे और इसी गिटार के इंटरेस्ट की वजह से सुभाष से उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी। खैर सुभाष उनके पास गए और उनसे कहा कि भैया आज रात आप मेरे रूम पे आ जाना, और ये कहकर पिछली रात का सारा किस्सा सुभाष ने उनको बताया। ये सब सुनने के बाद वो जो सज्जन थे कुछ देर तक चुप रहे और फिर धीरे से बोले, सुभाष तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? असल में उस रूम को पहले कोई लेता नहीं था, लेकिन फिर तुम लोग आए। अब उनके ये कहने की देर थी कि सुभाष के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उन सज्जन ने ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए कहा, भाई जहां तुम्हारा बेड लगा है ना, वहीं एक लड़की ने फैन से लटक के सुसाइड किया था।
ये सुनकर सुभाष अपनी जगह पर ही जम गए। फिर उन सज्जन ने आगे बताया कि यहां जब भी सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो जंगल की तरफ से अक्सर बड़ी अजीब सी आवाजें भी आती हैं। खैर, उस रात के बाद सुभाष पहले जैसे नहीं रहे। काफी कुछ उस रात के बाद उनके भीतर बदल गया। हालांकि उन्होंने रूम तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो दोबारा कभी उस रूम में पहले की तरह सहज होकर तो नहीं रह पाए। खैर, तो ये थी कहानी सुभाष जी की। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए और उससे बढ़कर अपनों का ख्याल रखिए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए शब्बा खैर।